नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में दानापुर बिहटा के सुनील कुमार भी शहीद हो गए थे। आज बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने शहीद सुनील के परिजनों से मुलाकात की, उनका ढांढस बंधाया। डिप्टी सीएम ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का भी आश्वासन दिया। और बुलाया था सुनील जो शहीद हो उनके घर के लोगों से मिलने के गाड़ी कल मैं जाऊँगा समस्तीपुर और वैशाली, पांचों शहीदों के घर पर जाऊँगा मिलने के। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ झड़प के बाद भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर एंगेजमेंट के नियम बदल दिए हैं। बदले हुए नियमों के मुताबिक अब फील्ड कमांडर असाधारण परिस्थितियों में सेना को हथियार इस्तेमाल करने का आदेश दे सकता है। आपको दरअसल सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि एक समझौता हुआ था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि चीन या फिर भारत की तरफ से अगर कभी भी बहस भी होती है या किसी तरीके का तनाव होता है तो दोनों ही सेनाओं की तरफ से हथियार नहीं उठाए जाएंगे। और इसीलिए जब भारतीय सेना बातचीत करने के लिए चीनी सीमा में गई भी थी, उस वक्त भी भारत का कोई भी जवान जो है अपने साथ हथियार नहीं लेकर गया था। लेकिन अब इस नियम में जो है बदलाव किया गया है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना ने फील्ड कमांडर्स को यह आदेश देने की अथॉरिटी दे दी है। इससे पहले गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पीएम मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह भी दिया था कि सेना को जमीनी स्थिति से निपटने के लिए पूरी आजादी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां समझौते में अब बदलाव किए गए हैं। असाधारण परिस्थितियों में सेना को हथियार इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। फील्ड कमांडर्स को यह आदेश देने की अथॉरिटी जो है वो मिली है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। LAC पर नियम जो है बदले गए हैं चीन की हिमाकत के बाद। चीन जिस तरीके से लगातार 1962 के बाद धोखेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद एक बार फिर से उसने 2020 में भारत की पीठ पर खंजर घोंपते हुए जो है हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। और अब आपको बता दें कि LAC पर नियम जो है वो बदले जा रहे हैं, क्योंकि जो समझौता था जिसमें ये नियम था कि कोई भी सेना जो है, चाहे वो चीनी सेना हो या भारत की सेना हो, वो उन दोनों में से जो है कोई भी हथियार नहीं उठाएगा किसी भी तनाव की परिस्थिति में। लेकिन चीनी सेना ने जो है लोहे की रॉड और कटीले तारों के जरिए हमारे भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसके बाद अब LAC पर नियम जो है ये बदले गए हैं और शायद अब इसकी जरूरत भी थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू लापता हो गए हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आचार संहिता के एक मामले में उन्हें समन देने अमृतसर पहुंची बिहार पुलिस 3 दिनों से सिद्धू की तलाश कर रही है। बिहार पुलिस की टीम सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास के बाहर डेरा जमाए बैठी है। दरअसल ये मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 16 अप्रैल को 2019 को कटिहार में चुनावी सभा के दौरान हेट स्पीच देने पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू का अता पता नहीं है। 3 दिनों से पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही है एक समन की वजह से, लेकिन बावजूद इसके 3 दिनों से सिद्धू जो है लापता है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था, जिसके लिए पूछताछ करने के लिए पुलिस पहुंची थी। 16 जून 2019 को कटिहार में हेट स्पीच का आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर है और पुलिस जो है उनके घर के बाहर डटी हुई है। अमृतसर में उनका आवास है, उनके घर के बाहर पुलिस डटी हुई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का अता पता नहीं। और देखिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। दरअसल ये तस्वीर ही 16 जून 2019 की है, जिस वक्त हेट स्पीच दी गई थी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। कटिहार में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिद्धू की तलाश में पुलिस जो है इधर उधर भटक रही है, लेकिन सिद्धू का कोई भी अता पता नहीं है। हमेशा से अपने बयानों की वजह से, अपने काम की वजह से विवादों में रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और एक बार फिर से विवादों में नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि वो 3 दिनों से लापता हैं। हालांकि उनके अमृतसर के आवास के बाहर पुलिस लगातार डटी हुई है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का कोई भी अता पता नहीं है। एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक भाषण दिया गया था, जिस संदर्भ में बारसोई थाना कांड संख्या 93/19 दर्ज किया गया है।
उसी कांड के अनुसंधान एवं अन्य कार्य हेतु अनुकर्ता अमृतसर उनके आवास पर गया हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दें, जहां पर रंगदारी मांगने के आरोप में एक युवक की जमकर धुनाई की गई। वाकया जगदीशपुर के कसाई टोला का है। दरअसल आरोप यह है कि हाल ही में जेल से छूट कर आए शख्स ने लोगों से रंगदारी मांगी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे बिजली के खंभे से बांध दिया, उसकी जमकर पिटाई की और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों ने इस शख्स को पोल से बांधा और उसके बाद इसकी जमकर पिटाई की गई। अगली खबर यूं तो लखनऊ से है, लेकिन इसका संबंध बिहार से भी है। दरअसल लखनऊ में पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के कब्जे से पुलिस ने 5 करोड़ कीमत की 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे की माने तो इस गैंग का आतंक कश्मीर से चेन्नई और बिहार से दिल्ली तक फैला हुआ था और इस गैंग से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें भोजपुरी एक्टर नासिर भी शामिल था। कमिश्नर की माने तो कई और लोग इस गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं, जिन पर पुलिस अब तलाश करने में उनकी जुटी हुई है। जितने चीजें हाथ लगी हैं और जिस पे काम चल रहा है, होपफुली हम इसमें और बड़ी मछली भी पकड़ने में कामयाब होंगे। अभी भी जो पकड़े गए हैं दे आर प्रोमिनेंट पीपल। अभी जब पकड़े जाएंगे और भी लोग बहुत नेटवर्क में आएंगे। हाँ, सर्टेनली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है उसकी और जांच पड़ताल भी की जाए। तो चुनावी साल है, लिहाजा एक बार फिर से वादों का दौर चलेगा। विकास के दावों की झड़ी लगेगी, लेकिन छपरा के लोग नेताओं के वादों और दावों से आजीज आ चुके हैं। नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आम लोगों ने वोट बहिष्कार का फैसला किया और वजह है सड़कों की दुर्दशा। दरअसल छपरा शहर की ज्यादातर सड़कों पर बने बड़े गड्ढे आए दिन लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। बारिश में तो हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं। खस्ता हाल सड़कों की वजह से लोगों को जाम की समस्या होती है और साथ ही आए दिन होने वाले हादसों से भी लोग परेशान हो चुके हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहां पर हालात जो हैं कैसे हैं। पहली तस्वीर देखिए कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि इन सड़कों को ठीक किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके हालात जो है कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोगों की परेशानियों की, क्योंकि देखिए वहां आए दिन हादसे होते हैं। जी बिहार झारखंड भी आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाता है हादसे की, यहां तक कि लोगों को जाम की परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार इन सब की बावजूद जो है इस पर कोई भी संज्ञान लेती हुई नजर नहीं आ रही। आपने हमसे अपने वक्तव्य को इस तरह से रखा, दबावपूर्वक रखा कि हम क्या करें, ट्रक का कुल्ला टूट जाता है तो क्या मैं माथे पर उठा लूं, इस तरह का उन्होंने कहा। इसलिए उसके बाद से तो हम लोगों का हिम्मत ही नहीं जुटा इस संघर्ष समिति का कि हम वहां जा सके। जाम लग रहा है इस कारण से कि पहला नंबर तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एक रास्ता है, एक पुल है, जो छपरा आरा पुल है। पुल का बाद भी बालू माफिया लोग का भी बहुत बड़ा आतंक है यहाँ। सबका एकमात्र उद्देश्य था, चाहे जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो, कोई भी हमें इस जाम से रिलीफ मिलाए। तो बिहार में चुनावी साल है, लिहाजा कोरोना संकट के बीच में भी सियासत के लिए रोज कोई ना कोई मुद्दा हाथ लग जाता है। अब राज्य के सियासी गलियारों में आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन पर जंग छिड़ गई है। जहां सत्ताधारी गठबंधन आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन को बीते युग की निशानी बता रहा है, तो वहीं आरजेडी से वंचितों का प्रतीक बता रही है। देखिए, चुनाव से पहले चिन्ह पर चिक-चिक, लालटेन पर छिड़ी सियासी भिड़ंत, बीते युग की कहानी या वंचितों की निशानी। बिहार में आरजेडी के चुनाव चिन्ह को लेकर सियासी चिक-चिक हो रही है। लालटेन के बहाने एनडीए गठबंधन ने आरजेडी पर निशाना साधा है और कहा कि लालटेन 2019 में बुझ चुकी है और अब उसे जलाने की कोशिश करने से अच्छा है कि आरजेडी को नया चुनाव चिन्ह तलाश लेना चाहिए। बीजेपी ने आरजेडी के चुनाव चिन्ह को ओल्ड मॉडल करार दिया, तो जेडीयू का कहना है कि जब बिहार में घर घर बिजली और गैस पहुंच चुकी है तो लालटेन की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। देखिए, आरजेडी का चुनाव चिन्ह ओल्ड मॉडल पुरातन पंथी है और उसको कोई मॉडर्न चुनाव चिन्ह ढूंढ लेना चाहिए।
लालटेन जो एक बार 2019 में बुझ चुका है, अब कितना भी तेजस्वी यादव फूंक मारे वो फिर से जलने वाला नहीं। अब ऐसे में इनको कोई नया चुनाव चिन्ह ढूंढकर अपनी राजनीति करना चाहिए। भाई अब बिहार जैसे राज्य में जहां कोयला खदान नहीं था, वहां माननीय नीतीश कुमार जी ने घर घर में बिजली पहुंचा दिया, घर घर में गैस पहुंच गया, सिलेंडर गैस पहुंच गया है, तो स्वाभाविक है लालटेन की उपयोगिता क्या रही। भाई लालटेन लेकर के मानसिक तनाव में कौन रहेगा कि एक हाथ में लालटेन लिए हुए है, घूम रहा है, और वो भी जिसका चुनाव चिन्ह है वो दागी है, सजा याफ्ता है। तो स्वाभाविक है जनता कैदी राज को थोड़ा ही पसंद करेगी, जब भी पसंद करेगी तो कानून के राज। वहीं एनडीए के बयानों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी के मुताबिक लालटेन गरीबों और वंचितों की निशानी है और यह कभी नहीं बुझने वाली। ये लालटेन एक प्रतीक चिन्ह है उस गरीब गुरबों का, उस दबे कुचले लोगों का, समाज के वंचित लोगों का। और ये एलईडी जिसकी बात ये कर रहे हैं, ये एलईडी कहीं न कहीं निश्चित तौर से संपन्न लोगों का द्योतक है। और हम समझते हैं जो एलईडी युग की जो बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गरीबों को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं गरीबों के अधिकार, गरीबों के बारे में जो सोच है उस सोच को कहीं न कहीं किनारे करने का काम कर रहे हैं। देश दुनिया में हालात जैसे भी हों, सियासतदानों की बयानबाजी चलती रहती है और अगर सिर पर चुनाव हो तो गैर जरूरी मसले भी मुद्दे बन जाते हैं, जैसे लालटेन और एलईडी की जंग। भूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने विधानसभा स्तर पर प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। आज बीजेपी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली का आयोजन किया। रैली में पार्टी के विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जहां मोतिहारी जिले के कल्याणपुर में वर्चुअल रैली की, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वर्चुअल रैली में दिल्ली से जुड़े। रविशंकर प्रसाद ने पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के लिए रैली की, तो वहीं नंद किशोर यादव ने मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा क्षेत्र के लिए रैली की। जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किशनगंज से रैली की। बीजेपी ने अपने वर्चुअल रैली को जनसंवाद कार्यक्रम का नाम दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए पार्टी वर्चुअल रैली कर रही है, लेकिन आगे हालात ठीक हों तो बाहर मैदान में भी रैली की जा सकती है। हम लोगों ने यह पहला प्रयोग विधानसभा सम्मेलन के लिए किया था और बहुत ही सफल रहा। मैं किशनगंज के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। उन सभी 5 स्थानों पर जहां आज विधानसभा सम्मेलन हुए, उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार बिहार में वर्चुअल विधानसभा सम्मेलन हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से जो यह विधानसभा सम्मेलन हुआ है उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अब बात 2020 की सबसे अद्भुत खगोलीय घटना की। दुनिया ने आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखा। लगभग 6 घंटे तक दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। अगला सूर्य ग्रहण 2022 में दिखाई देगा। देखिए। ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में सूरज एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हुआ और 3:04 पर खत्म हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना के गवाह बने। यहाँ सूरज काले गोल घेरे के बीच आधे चांद के रूप में नजर आया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिंग ऑफ फायर की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। यहाँ लोगों ने कंकण सूर्य ग्रहण की तस्वीर के दीदार किए। माया नगरी मुंबई में भी लोग कुदरत की इस माया के गवाह बने। यहाँ भी सूर्य ग्रहण साफ साफ देखा गया। ग्रहण के दौरान यहाँ सूरज का रंग हरा नजर आया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी लोगों ने कुदरत के इस अद्भुत खेल को देखा। यहाँ ग्रहण के दौरान सूरज का रंग चमकीला नजर आया। आसमान में अंधेरे के बीच सूरज चमकता हुआ दिखाई दिया। इसका आकार किडनी की तरह था। देश की राजधानी दिल्ली में आसमान में छाए बादल इस खगोलीय घटना के दीदार की राह में रोड़ा बनते नजर आए। बादलों की आवाजाही के बीच ही लोगों ने सूर्य ग्रहण का दीदार किया।
राजस्थान के जयपुर में भी सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। यहाँ पर सूर्य ग्रहण दोपहर 1:44 तक देखा गया। गुजरात के गांधीनगर में सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीर दिखाई दी। ग्रहण के दौरान सूरज का रंग गहरा नारंगी दिखाई दिया। पंजाब के अमृतसर में भी ग्रहण के दौरान सूरज का रंग गुलाबी हो गया। यहाँ पर बनी रिंग ऑफ फायर में सूरज का रंग गुलाबी नजर आया। बिहार की राजधानी पटना के श्री कृष्णा साइंस सेंटर से लोगों ने सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। यहाँ सूरज हरे रंग का नजर आया। जम्मू कश्मीर में भी लोग सूर्य ग्रहण की घटना के गवाह बने। यहाँ सूरज लाल रंग में चांद के आकार की तरह दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी खूबसूरत सूर्य ग्रहण की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना के गवाह बने। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण था जो ग्रीष्म संक्रांति में पड़ा। ग्रीष्म संक्रांति यानी साल का सबसे बड़ा दिन। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करते हुए सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर पहुंच जाती है। साथ ही आज लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी लंबी अवधि का भी रहा। ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण था। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सूर्य ग्रहण के दौरान तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। धार्मिक अनुष्ठान भी रोक दिए गए थे। लेकिन जैसे ही ग्रहण की अवधि खत्म हुई, पवित्र नदियों में स्नान का सिलसिला सा चल पड़ा। पटना में गंगा घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। आदिकाल से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये ब्रह्मांड के खगोलीय अनुसार चला आ रहा है। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में स्नान करते हैं, उसी के सारे सुख की प्राप्ति के लिए और दुखों से निजात के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए, सुख शांति के लिए पूरे परिवार, पूरे देश, पूरे समाज के लिए करते हैं लोग गंगा स्नान। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना के आंकड़ों की भी। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना से 2 और लोगों की जान चली गई, यानी कि मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। मरने वालों में एक शख्स गया का था, जबकि दूसरा बेगूसराय का रहने वाला था। नए मामलों की बात करें तो आज कोरोना के अब तक 162 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 7665 हो गई। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि अब तक 5631 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। फिलहाल सूबे में एक्टिव केस की संख्या 1919 है, जबकि 51 लोग अब तक संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कोरोना संकट के मद्देनजर बिहार में बंद पड़े स्कूल जुलाई के बाद खुल सकते हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के मुताबिक कोरोना को लेकर बंद किए गए स्कूलों को अभिभावक, स्कूल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी के बाद जुलाई के अंत से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक और जनप्रतिनिधियों के बीच आम सहमति बनने पर ही स्कूल को खोलने का आदेश दिया जाएगा। समझते हैं कि जुलाई के आखिर तक हो सकता है और पहले भी अगर सहमति बन गई तब ऐसा लगा कि नहीं स्थिति सामान्य है तो वो सारे जगह विद्यालय खुल जाएंगे। लेकिन जो स्थिति अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से संख्या बढ़ रही है कोरोना की, सावधानी में जरा भी अगर कोताही होगी तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत नेपाल बॉर्डर पर लाल बकिया नदी के गुआबरी बांध पर नेपाल की तरफ से रोके गए मरम्मत के काम को एक बार फिर से शुरू करने की रूपरेखा तैयार हो गई है। दरअसल मोतिहारी के डाका प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाल बकिया नदी के गुआबरी बांध पर काम को लेकर नेपाल ने दरअसल आपत्ति जताई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने नेपाल प्रशासन के साथ एक बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच काम शुरू करने पर सहमति बन गई। दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। यहीं पे जो है कि काम रुका हुआ है। उसमें नेपाल इसी प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हो रहा है वो नो मैंस लैंड में प्रतीत हो रहा है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी कुलदीप सिंह पांग के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर, दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा।
और 4 किलोमीटर में ये जो हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस छोड़ के बाकी जो 3.5 किलोमीटर है, इसका मेजर काम जल मिश्रण प्रबंधन द्वारा पूरा कर दिया गया। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम सेहत के लिए योग घर से रखा था। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मनाया गया और बिहार में भी जगह जगह लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। हम आपको बिहार के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी पटना में विश्व योग दिवस पर सुबह से ही पार्क गुलजार हो गए, जहां लोगों ने योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया। तो वहीं पटना में बीजेपी कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुजफ्फरपुर में भी योग दिवस पर एक साथ बीजेपी के मंत्री और विधायक योग करते हुए नजर आए। तो पश्चिमी चंपारण के बेतिया में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जगह जगह युवा शिविर का आयोजन किया गया था। जमुई, पूर्णिया और अररिया से भी लोगों की योग क्रिया करने की तस्वीर सामने आई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका भी राजनीति से अछूता नहीं रहा। योग दिवस पर आरजेडी के विधायक भोला यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक समय बिहार योग का बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुंगेर में योग प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना हो गई, लेकिन आज तक बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में योग के मास्टर डिग्री का संचालन की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में जब विश्वास दिलाया था कि जल्द शुरू होगी पढ़ाई, लेकिन आज तक किसी भी विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। विधानसभा में प्रश्न किया था, मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी उपस्थित थे। उन्होंने हमें जवाब दिया था जो योग की पढ़ाई जल्द शुरू की जाएगी और गवर्नर साहब से मिलकर के पढ़ाई शुरू कराने का काम करेंगे। लेकिन हमें लगता है जो उनका बोला हुआ बात का कोई असर नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री बोले, मतलब सरकार बोली, लेकिन सरकार अपने बातों से मुकर गई। आज तक टिल डेट किसी भी विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। यह दुर्भाग्य का विषय है। और इसी के साथ खबर बिहार में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए खबर।